students, myself Rohit Jangda and I am working as a PGT Geography in Suraj School Rewari. And now today we discuss about the case study of Indira Gandhi Canal नहर कमांड एरिया. ठीक है, ये लोकल लैंग्वेज का वर्ड है नहर, जिसमें आप हरियाणा में भी यूज़ करते हो और राजस्थान में भी और आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे पंजाब हो, इन सब रीजन्स के अंदर आप यूज़ करते हो नहर. ठीक है, देखिए अब बात करते हैं हम कि जो आपकी इंदिरा गांधी कैनाल है ये कहाँ से कहाँ तक है. इस केस स्टडी के अंदर हम बात करेंगे कि इंदिरा गांधी जो कैनाल है ये आपकी कहाँ से कहाँ तक है, किस तरह से ये इंडिया के अंदर जो राजस्थान स्पेशली रीजन है उसके ऊपर इम्पैक्ट डालती है, किस तरह से उसको अफेक्ट करती है. इन सब चीज़ों का हम जिक्र करेंगे. कब ये बनना स्टार्ट हुई थी, कितने साल इसको बनने के अंदर लगे और कितने किलोमीटर तक लंबी इसका जो पार्ट है वो टोटल जो इसकी लेंथ है वो है, और जो वेस्ट के अंदर इसका पानी जाता है वो किस तरह से जाता है और जो ईस्ट के अंदर इसका पानी आता है वो किस तरह से आता है. दोनों का सबका अपना अलग अलग सिस्टम है जिसको हम इस पूरी केस स्टडी के अंदर पढ़ेंगे. ठीक है गाइस, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. इंदिरा गांधी कैनाल प्रीवियसली नोन एज द राजस्थान कैनाल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम इन इंडिया. इंदिरा गांधी जो कैनाल सिस्टम है ये स्पेशली राजस्थान कैनाल सिस्टम कहा जाता है बिकॉज ये पूरी की पूरी जो कैनाल है ये राजस्थान के अंदर चलती है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी से मतलब ये है कि स्टार्ट भी राजस्थान में ही होती है और ख़त्म भी वहीं पे. नहीं, स्टार्ट होती है पंजाब से लेकिन जो ख़त्म होती है वो राजस्थान के अंदर होती है. और राजस्थान की जो वेस्टर्न कोस्ट है, जो डेजर्ट एरिया है स्पेशली, उस पूरे डेजर्ट एरिया को ये क्या करती है, कवर करती है. ओके गाइस, उसके बाद इसके अंदर है इट वॉज कन्विंस्ड बाय द कंवर सेन इन 1948 द कैनाल प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड ऑन 31 मार्च 1958. ठीक है, ये जो आपके कंवरपाल सेन थे, ठीक है, कंवरपाल सेन जो थे उन्होंने गवर्नमेंट को या अपना जो प्रपोजल वो लेके आए थे उसके ऊपर 1948 के अंदर उन्होंने क्या कर लिया था, कन्विंस कर लिया था गवर्नमेंट को इस कैनाल को बनाने के लिए, इस एरिया को, इस रीजन को डेवलप करने के लिए जो कैनाल चाहिए थी उसके लिए उन्होंने इंदिरा गांधी जो कैनाल थी उसके लिए डेवलप कर लिया था. उसके बाद था द प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड ऑन 31 मार्च 1958. लेकिन उसके बाद 10 साल लग गए इसको इम्प्लीमेंट होने के अंदर, या इस जो प्रोजेक्ट था इसको स्टार्ट होने के अंदर करीबन 10 साल का टाइम लग गया. उसके बाद है इट वॉज कन्विंस्ड बाय कंवर सेन. अगला है द कैनाल ओरिजिनेट एट हरिक्का बैराज इन पंजाब एंड रन्स पैरेलल टू पाकिस्तान बॉर्डर एट एवरेज डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर इन द डेजर्ट मरुस्थली ऑफ राजस्थान. ठीक है, इट वॉज द कैनाल ओरिजिनेट हरिक्का, जो फरक्का बैराज है आपका, या जो ये कहूँ मैं आपको कि जो एक ही बैराज है, ठीक है, पंजाब और हरियाणा के अंदर, जहाँ पे हरियाणा के अंदर जो कैनाल सिस्टम है वहाँ पे भी वहीं से पानी आता है. तो उस बैराज से ये आपकी जो कैनाल है ये चलती है और पूरी पाकिस्तान जो बॉर्डर है उसके पैरेलल चलती हुई पूरी राजस्थान को ये जो है ना पानी देती है. और उसके अंदर मैं अगर आपसे कहूँ तो ये सारे इसी के अंदर आते हैं, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान के हैं ये इसी के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं. ठीक है बेटा, उसके बाद है द टोटल प्लान लेंथ ऑफ द सिस्टम इज 9060 किलोमीटर सर्टेनिंग द इरीगेशन नीड्स ऑफ ए टोटल कल्चरल लेवल कमांड एरिया ऑफ 19.63 लाख हेक्टेयर. ठीक है, ये जो टोटल इसकी लेंथ है, इस टोटल लेंथ का मतलब ये नहीं है कि इसकी जो सीधी लेंथ है वो ये है, बल्कि जो सीधी लेंथ है वो और उसके साथ साथ जो ट्रिब्यूटरीज की उसकी टोटल लेंथ है, उस पूरी ट्रिब्यूटरीज के साथ उसकी जो टोटल लेंथ है वो है 9060 किलोमीटर. इसके अंदर जितनी भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो सारी काउंट होती हैं, चाहे वो वेस्ट की हो चाहे वो ईस्ट की हो. और इसके अलावा जो इसकी सीधी लेंथ है, जो बड़ी कैनाल है स्पेशली जिसके अंदर टोटल वाटर फ्लो करता है, वो और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उन दोनों को मिलाकर ये जो कैनाल है ये टोटल आपकी जो लेंथ करती है वो 9060 किलोमीटर कवर करती है. और जो टोटल एरिया जिसको ये कमांड एरिया का मतलब क्या होता है कि जितने एरिया को ये कैनाल आपकी सर्विस प्रोवाइड करवा पाती है वो टोटल जो एरिया है वो 19.63 लाख हेक्टेयर है. ठीक है, उसके बाद है आउट ऑफ द टोटल कमांड एरिया अबाउट 70% वॉज envisated to be irrigated by flow system and the rest by lift system. ये दोनों सिस्टम जो है ना इनके अंदर डिफरेंस समझने का आपको बहुत ज़रूरी है. देखो बेसिकली अगर आप देखोगे तो आपका जो राजस्थान पार्ट है या जो डेजर्ट पार्ट है उसका जो फ्लो है उसका जो स्लोप है वो किस तरफ है, वेस्ट की डायरेक्शन में. मतलब कि मैं आपसे ये कहूँ कि जैसलमेर बाड़मेर के अंदर अगर बारिश हो जाए बहुत तेज़, और ये तो आपको पता है कि नीचे एक जिप्सम की लेयर है तो पानी नीचे डिपॉजिट तो होगा नहीं,
ठीक है, नीचे फ्लो तो करेगा नहीं, या आपका कंसंट्रेट तो होगा नहीं, क्या होगा, पानी रुक जाएगा। और जैसे ही पानी रुकेगा वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अब वो फ्लो किस तरफ करेगा, वो फ्लो करेगा वेस्ट की तरफ। क्यों, क्योंकि स्लोप जो है वो वेस्ट की तरफ है, ठीक है। तो इस वजह से जो वेस्ट की डायरेक्शन है, करीबन 70% तक जितने रीजन के अंदर वो पानी दिया जाता है, वो सिस्टम आपका है फ्लो सिस्टम। मतलब कि आपने कैनाल के अंदर से खोल दिया और वो इजीली वहाँ पे चला जाता है। लेकिन अगर बात करो ईस्ट की, जिस तरफ जयपुर की तरफ, अजमेर की तरफ, इस रीजन की तरफ अगर आप बात करोगे तो आप देखोगे कि इस रीजन की तरफ आते आते जो स्लोप है वो अप हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ होता जाएगा तो नीचे से ऊपर की तरफ पानी पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से लिफ्ट करना पड़ेगा पानी को। यहाँ से पानी लिफ्ट होगा और फिर इस तरह से नीचे की तरफ गिरेगा इनके अंदर, और फिर यहाँ से एक जेंटल स्लोप के थ्रू पानी पहुंचेगा। तो वेस्ट की तरफ जो, ईस्ट की तरफ जितना भी पार्ट है वो सारे का सारा क्या है, लिफ्ट सिस्टम है, ठीक है। और जो वेस्ट की तरफ है वो क्या है, फ्लो सिस्टम। तो आप ये कह सकते हो कि 30% जो है वो आपका लिफ्ट सिस्टम के अंदर आता है और 70% जो है वो आपका फ्लो सिस्टम के अंदर आता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन बनता है और आपसे पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द कैनाल सिस्टम हैज बीन कैरिड आउट थ्रू 2 स्टेजेस। ओके गाइस, इसको यहीं खत्म करते हैं बेटा। सॉरी बेटा, छोटा सा इंटरप्ट हो गया था, दिक्कत हो गई थी, तो अभी दोबारा से उसको यहीं से स्टार्ट करते हैं, छोड़ते नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ अ कैनाल सिस्टम हैज़ बीन कैरिड आउट थ्रू 2 स्टेजेस। मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी कितनी स्टेज हैं, हम उनके भी बारे में बात करेंगे। तो इस कैनाल सिस्टम के अंदर आपकी जो स्टेज हैं वो 2 स्टेज हैं, मतलब इसकी जो टोटल डेवलपमेंट हुई है, ये जो पूरी कैनाल जो आपकी तैयार हुई, ये 2 स्टेज के अंदर हुई। पहली जो आपकी स्टेज है, ठीक है, वो है द कमांड एरिया ऑफ स्टेज 1 लाइज इन गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। इट हैज जनरली undulating the topography and its culturable command area is 5.53 lakh hectare. The command area of stage 2 is spread over Bikaner, Jaisalmer, Bardmer, Jodhpur, Nagaur and Churu district, covering the culturable command area of 14.10 lakh hectare. It comprises desert land dotted with shifting sand dunes and temperature soaring to 50 degrees Celsius in the summer. It is a lift canal. The water is lifted up to make it flow against the slope of land. मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे मिट्टी क्या है, वेस्ट की तरफ आपकी, सॉरी ईस्ट की तरफ आपकी जो सॉयल है या जो स्लोप है वो क्या है, नहीं है, यानी ईस्ट टू वेस्ट स्लोप है। तो यहाँ पे जो स्लोप को रिवर्स करने के बाद पानी को यहाँ से ऊपर उठाना पड़ेगा और इसके अंदर डालना पड़ेगा, फिर ये कैनाल जो है ना धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचाएगी। तो अगर आप कमांड एरिया की बात करते हो तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला जो आपका कमांड एरिया है वो सिर्फ 5.1 लाख किलोमीटर है, ठीक है। और दूसरा जो आपका कमांड एरिया है उसको अगर आप देखोगे तो वो क्या है, 14.10 लाख किलोमीटर है बेटा, ठीक है। 5.53 लाख फर्स्ट स्टेज के अंदर है और 14.10 लाख जो हेक्टेयर एरिया है वो क्या है, सेकंड स्टेज के अंदर है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो टोटल 2 स्टेजेस के अंदर जो आपका एरिया है वो इसके अंदर इस तरह से है, ठीक है। उसके बाद है स्टेज सेकंड। द कमांड एरिया ऑफ स्टेज सेकंड began receive irrigation in mid 1980s. The introduction of canal irrigation in this dry land has transformed its ecology, economy and society. It has influenced the environment conditions of the region both positively as well as negatively. The availability of soil moisture for a long period for time and varies afforestation and pasture development program under CAD have resulted in greening the land. This has also helped in reducing wind erosion and सैलिनेशन ऑफ कैनाल सिस्टम। इस कैनाल के आने से यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। देखो इरिगेशन होने लगा, तो इरिगेशन होने का मतलब क्या है, पहली चीज़ क्या है, इरिगेशन होने लगा। इरिगेशन होने लगा तो इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे बहुत सी ऐसी आपकी फसल बोई जा सकती है जिसको पानी की ज़रूरत थी और यहाँ पे उसका प्रोडक्शन किया जा सकता है। एक
दूसरा क्या है, इकोसिस्टम चेंज हो गया, ग्रीन इकोसिस्टम हो गया, मतलब आपकी जो वेजिटेशन है वो यहाँ पे अब ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ओल्ड टाइम। पुराने टाइम में जब यहाँ पे डेजर्ट था, सिर्फ आपकी शब्स या आपको जो झाड़ियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है देखने को मिलती थी। अब क्या होगा, ग्रीनरी होगी तो यहाँ पे एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना दोनों के अंदर चेंज होगा। हालांकि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों हैं कि जो पहले वाला इकोसिस्टम था वो उसको आपने क्रैश कर दिया है और नया इकोसिस्टम आप डेवलप करने लगे हो। हालांकि एनवायरनमेंट के अंदर हर इकोसिस्टम की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि किसी ना किसी जीव के लिए, किसी ना किसी लाइफ के लिए वो क्या होता है, बायोम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद क्या है कि आपने जो है ना ग्रीनरी यहाँ पे कर दी है, तो रेनफॉल होने के चांसेस भी अब यहाँ पे क्या हो गया है, बढ़ गए हैं। लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। सोसाइटी का जो अक्सर ऐसा कहा जाता है, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो लोग ग्रीनरी के अंदर रहते हैं, जहाँ के जिनके चारों तरफ वो ज़्यादा हंसमुख होते हैं, लोग ज़्यादा खुश होते हैं। When we take the example of Bhutan, then we see the people of Bhutan is more happy as compared to other societies, ठीक है। तो ऐसा होता है कि इस तरह के माहौल में रहने के बाद आप उतने ही खुश रहते हो, ठीक है। उसके बाद है introduction of canal irrigation has brought about the perceptible transformation in the एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऑफ रीजन। इस कैनाल का मेन जो रीज़न था या मेन जो कारण था जिसकी वजह से इस कैनाल को डेवलप किया गया था, वो एक ही था, क्या, बहुत बड़ा हिस्सा जो है यहाँ की इकोनॉमी का वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्राइमरी एक्टिविटी के ऊपर। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो सारे के सारे इंक्लूड हैं किसके अंदर, प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर। तो जितने भी लोग जो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हैं, प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर जितने भी लोग इंक्लूड हैं उनके लिए एक ही ज़रूरत थी, और वो थी क्या, इरिगेशन। बाकी तो सारी चीज़ें उनको मिल ही जानी थी, लेकिन इरिगेशन। तो गवर्नमेंट ने मेन जो गवर्नमेंट का मुद्दा था या मेन जो उनका पर्पज़ था इस कैनाल को डेवलप करना, वो था प्राइमरी एक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग बनाना, या थ्रू द प्राइमरी एक्टिविटी लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड है soil moisture has been a limiting factor is successful growing of crops in this area. Spread of canal irrigation has lead to increase the cultivated area and intensity of cropping, ठीक है, फसल ज़्यादा होने लगी, ठीक है। नेट शोन एरिया जो है वो ज़्यादा हो गया है। नेट शोन एरिया आपने पहले भी पढ़ा है कि जहाँ पे एक साल में दो या दो से ज़्यादा फसल बोई जाती है, वो टोटल नेट शोन एरिया के अंदर आपका आता है, ठीक है। इतनी मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी यहाँ पे हो गई है कि अब किसी भी फसल को यहाँ पे आप उगा सकते हो। अचानक आपसे ये कहा जाए कि यहाँ पे आप चावल उगाने लगे, ये तो बहुत अलग सी बात हो जाएगी। बट यहाँ पे मोस्टली जो चीज़ें हैं वो आपका क्या हो सकता है, हो सकती हैं, यानी उनका प्रोडक्शन आप कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट the traditional crop shown in this area, gram, bajra and ज्वार have been replaced by the wheat, cotton, groundnut and rice। आप देखिए कितना चेंज हो गया। पहले यहाँ पे बाजरा, ज्वार इस तरह की चीज़ें बोई जाती थी जिनको पानी की ज़रूरत कम होती थी। अब यहाँ पे बोया जाता है व्हीट, गेहूँ बोया जाता है, कॉटन बोया जाता है, ग्राउंडनट बोया जाता है, जिनको क्या है, पानी की ज़रूरत ज़्यादा है। बट अब ये चीज़ यहाँ पे ये लोग कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अब पानी की अवेलेबिलिटी इनको मिल जाएगी, ठीक है। आफ्टर दैट अगली जो चीज़ है वो है आपका मेजर फॉर प्रमोशन सस्टेनेबल डेवलप। आपके पास मेजर क्या क्या है, किस तरह से आप ये डिसाइड करोगे कि आपकी जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है। देखो, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी। द कैनाल प्रोजेक्ट envisages protective irrigation in stage 1 and extensive irrigation of crop and pasture development in stage 2। आपको सबसे पहले जो वाटर पॉलिसी है उसको स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मतलब आप पानी का मिसयूज़ नहीं कर सकते, है ना। आपको पानी बचाना भी होगा, आपको पानी सेव भी करना होगा, और कम पानी के साथ आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन करना होगा। पहली वाटर पॉलिसी आपको स्ट्रांगली लागू करनी होगी, क्योंकि यहाँ के लोगों को कोई भी चीज़ हो अगर किसी के पास नहीं हो और वो अचानक से उसको मिल जाए तो आप उसका मिसयूज़ वगैरह करने लगते हो, फर्स्ट चीज़। सेकेंड, in general the cropping pattern shall not includes water intensive crop. It shall be here too, and people shall be encouraged to grow plantation crops such as citrus फ्रूट। यहाँ पे लोगों को ऐसी फसल नहीं उगानी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो, बट ऐसी उगानी है जो जिनको कम पानी की ज़रूरत हो और मैक्सिमम उससे क्या हो, आउटपुट हो। तो यहाँ के लोगों को जो है ना वो बढ़ावा देना है या उस मतलब एनकरेज करना है उस चीज़ के लिए
कि वो सिट्रस फ्रूट्स जो है उनकी क्रॉपिंग करें, ऐसे पौधे उगाएं जिनसे सिट्रस फ्रूट्स उनको मिल सकें और उनकी जो इनकम है वो ज़्यादा बढ़ सके। उसके बाद द कैड प्रोग्राम सच एज लाइनिंग ऑफ वाटर कोर्स, लैंड डेवलपमेंट एंड लेवलिंग एंड वारामंडी सिस्टम, equal distribution of canal water in the command area of outlet shall be effectively implemented to reduce the conveying loss of water। आप हर रीजन के अंदर एक टाइम फिक्स कर दीजिए, हर रीजन के अंदर पानी का जो है वो एक कंजप्शन जो है वो फिक्स कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो मिस यूज वाटर का हो सकता है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इस रीजन के अंदर जो पानी आपको जिस तरह से मिला है उस पानी को आपने एक लॉन्ग टर्म तक अच्छे से यूज़ करना है, क्योंकि हर बार ऐसे प्रोजेक्ट नहीं आते कि आप हर जगह पे इस तरह से कैनाल को डेवलप करोगे और वहाँ तक उस पानी को पहुँचा दोगे। तो अगर ऐसा सिस्टम यहाँ पे डेवलप नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि आपको उस सिस्टम को लगातार बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो खुद उठाने पड़ेंगे और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी करना पड़ेगा। उसके बाद है द एरिया अफेक्टेड बाय वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी शैल बी रिक्लेम्ड। ठीक है, द एरिया अफेक्टेड बाय वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम है वो और सैलिनिटी की जिस एरिया के अंदर प्रॉब्लम है वो उन दोनों एरियाज़ को या उन दोनों रीजन्स को आपने एड्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, इफ़ यू डोंट वर्क ऑन दैट एरियाज देन दिस इज द प्रॉब्लम फिर फॉर यू इन फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद क्या है, द इको डेवलपमेंट थ्रू द एफोरेस्टेशन, shelter belts, plantation and pasture develop in necessary particularly in the fragile environment stage second। ठीक है, मतलब जो देखो पानी गया है तो ग्रीनरी होनी चाहिए। ठीक है, और ये ज़रूरी है कि अगर आपने वहाँ तक पानी पहुँचा दिया है तो इन सब चीज़ों का यूज़ भी आप कर सको। अगर आप देखोगे लास्ट के अंदर आपका मॉडर्न हनुमानगढ़ और मॉडर्न जो है ना आपका हनुमानगढ़, इसके साथ साथ आपका जो दूसरा है गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, तो आज के टाइम में वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो गई। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है पता है, इसका इम्पैक्ट ये हुआ है बेटा कि जैसे जैसे वहाँ पे ग्रीनरी बढ़ने लगी है वैसे वैसे वहाँ पे जो आपकी वेपोराइजेशन है वो बढ़ने लगा है, तो जिससे रेनफॉल भी जो है ना उसकी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अचानक वहाँ से चेरापूंजी मेघालय बन गया है, बट इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा है। रेनफॉल की जो स्ट्रेंथ है वो वहाँ पर बढ़ गई है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड टाइम। ठीक है, उसके बाद है द सोशल सस्टेनेबिलिटी इन दिस रीजन कैन बी अचीव्ड ओनली इफ द लैंड allottees having poor economic background are provided adequate financial and institutional support for the cultivation of land। जिन लोगों के पास ज़मीन है बट अदर हेल्प उनके पास नहीं है, अगर वो हेल्प उनको नहीं मिली बीज लाने के लिए, हल चलाने के लिए, ट्रैक्टर लाने के लिए, अगर उनको पैसा नहीं मिला देन आप पानी से अकेले से वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो अगर आपने वहाँ तक पानी पहुँचाया है तो अदर जो फैसिलिटीज़ हैं जो इन लोगों को चाहिए, ये आपकी ड्यूटी बन जाती है कि वो सारी फैसिलिटीज़ आप इन लोगों को प्रोवाइड करवाएं फर्स्ट। आफ्टर दैट द इकोनॉमिक सस्टेनेबल in the region cannot be attained only through the development of agriculture and animal husbandry। The agriculture and allied have to develop along with other sector of economy, industry वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं। This shall lead to diversification of economic base and establishment of functional linkage between basic village agro service center and market center। सारी चीज़ें अगर एक साथ एक ही जगह पे डेवलप होने लगेंगी तो फिर आपको भी बड़ी मदद मिल जाएगी। लोगों के पास देखो, मेरे पास आज 10 किलो ज़मीन है, ठीक है, या 10 हेक्टेयर ज़मीन है मेरे पास, 2 बच्चे हो गए, कितनी हो गई, 5 हो गई, उनके 2 बच्चे हो गए, कितनी हो गई, जो है ना 2.5 हो गई, उनके 2 बच्चे हो गए, 1.5, उनके 2 बच्चे हो गए। यानी 30, 40, 50 साल, 100 साल बाद ऐसा होना है जो स्ट्रक्चर आपने डेवलप किया है वो ख़त्म हो जाना है, क्राइसिस हो जाना है। तो अगर इस डेवलपमेंट को आपने एज इट इज सस्टेनेबल बनाए रखना है तो ये नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को इस तरह से कीजिए जिससे क्या हो, जिससे ये हो कि आप जो है ना उस डेवलपमेंट को रेगुलर रख सके। देखिए आपके पास डीजल था, आपके पास पेट्रोल आया, अब मजबूरी है कि आपने सीएनजी, आगे आप किसकी बात कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी की। क्यों? क्योंकि आप अब इकोनॉमी आपको स्ट्रॉन्ग रखनी है और उसके लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो आपने वहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे भी चेंज करने की ज़रूरत है। अदर जो सेक्टर्स हैं जो एग्रो सेक्टर के साथ टाई अप हो सकते हैं या उसके साथ अटैच हो सकते हैं तो आप उसको कीजिए, ठीक है, उसको स्टार्ट कीजिए, वो आपकी हेल्प करेगा।
ओके गाइज, तो इस वीडियो के अंदर आपका इतना ही है। इसके साथ ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है। इसके शायद नोट्स मैंने भेज दिए हैं। अगर नोट्स आपको नहीं मिलते हैं देन आप मुझे पर्सनली कह सकता है, कोई भी एक स्टूडेंट के सर नोट्स इसके नहीं आए हैं, आई प्रोवाइड यू ऑन ग्रुप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।